हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो पे प्रश्नावली 7.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा BC के एक ही ओर है। जैसे कि आप ये चित्र में देखिए, ए बी सी और यह डी बी सी, ये दोनों त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार BC पर स्थित है ना। ठीक है, और यहाँ क्या रहा है कि ए और डी ये जो बिंदु है ये क्या है, भुजा BC के एक ही तरफ है। यदि AD बढ़ाने पर, ये AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, देख लो AD को बढ़ाया गया है इधर P तक, तो कहाँ पे BC को प्रतिच्छेद करा ना P पे, तो हमें ये चारों चीजें साबित करके दिखानी है। तो चलिए पहले क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, अच्छा, और बाकी कुछ इसमें लिखने की कोई जरूरत मुझे नहीं दिख रही है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं चाहो तो कि ये दोनों एक ही आधार, जो एक ही आधार, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, BC पर स्थित है। ठीक है, इतना काफी है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि और बाकी कुछ हमें इसमें जो मेन पॉइंट है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बाकी नहीं लिखूंगा तो चलेगा। सीधे लिखते हैं, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। देखो ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे। पहले हमें योजना बनानी होती है ना। तो देखो आप AB इक्वल टू AC कह सकते हो क्योंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, और DB इक्वल टू DC भी कह सकते हो क्योंकि ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और AD उभयनिष्ठ हो जाएगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो ये योजना आपको पहले से बनानी होगी। अच्छा, फिर आगे दिखाना है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। ABP सर्वांगसम है ACP के। तो देखो जब मैं पहला वाला सर्वांगसम दिखाऊंगा तो यहाँ से यह कोड बराबर दिखा दूंगा ना CPCT से, फिर हम इसको सर्वांगसम कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखेंगे कैसे हम लोग सर्वांगसम कर रहे हैं, आपको समझ में सब आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में कह रहा है कि AP जो है ना, एंगल A और एंगल D, AP एंगल A और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है। 4 नंबर में क्या है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, यानी कि ये जो AP है BC को दो बराबर भागों में बांट भी रहा है, और यहाँ पे ये इस पे लंब भी है BC पर, यही हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। पहले वाले को लेकर चलते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। ध्यान से देखिएगा, ABD और ACD में। तो जैसे मैंने बताया यहाँ AB बराबर AC लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि त्रिभुज AB समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है ना, दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती है, AC के इक्वल हो गया। अच्छा, दूसरा हो जाएगा आपका यहां से आपका DB बराबर में DC, यह DB भी DC के बराबर होगा, यह इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर। क्यों? क्योंकि आपका त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, तीसरा AD देख रहे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है, AD बराबर में AD उभयनिष्ठ। तो यहां से ये सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज
ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? तो साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक है। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो देखो आगे मुझे ए बी पी और ए सी पी को सर्वांगसम दिखाना है। तो उसके लिए मैं पहले से यह कोण इस कोण के बराबर ले लेता हूं। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया हूं, इसलिए ए बी डी और ए सी डी को सर्वांगसम किया है ना, तो आगे मुझे इन दोनों को बराबर दिखा होने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहीं पे ये बराबर नहीं ले सकता हूं कि एंगल बी ए डी बराबर में एंगल सी ए डी हो जाएगा सीपी सी टी से। यहां से हो जाएगा तो मैं इसको ले लेता हूं क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत है ना। बी ए डी और सी ए डी हो जाएगा। अच्छा, जब यह दोनों कोण बराबर हो गए तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बी लिखो या बी ए पी भी लिख सकते हैं। एंगल बी ए पी, देख लो बी ए पी कहो चाहे बी ए डी कहो एक ही बात होगी, बराबर में एंगल सी ए पी कहो या सी ए डी कहो एक ही बात होगी ना, दोनों का मतलब एक ही कोण है। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले सर्वांगसम करना है उस पर चलते हैं, दूसरे वाले की तरफ। ये पहले वाले की बात हो गई। चलिए तो दूसरे वाले में मुझे दिखाना है त्रिभुज ए बी पी तथा किस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है? त्रिभुज ए सी पी को, ए बी पी और ए सी पी को। तो चलिए इसको सर्वांगसम करते हैं। तो सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। तो देखो ना, इन दोनों में बात करेंगे तो एक तो ए बी ए सी के इक्वल, यह कोण इस कोण के बराबर अभी हमने दिखाया है ऊपर, और ये ए डी उभयनिष्ठ हो जाएगा कि नहीं? सॉरी ए पी उभयनिष्ठ हो जाएगा, ए डी नहीं ए पी, बड़ा वाला इस त्रिभुज की बात हो रही है ना। चलिए तो हम लोग पहले ले लेते हैं कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समझ रहे ना। दूसरा क्या होगा? तो एंगल बी ए पी बराबर में एंगल सी ए पी। ध्यान से देखो बी ए पी और ये सी ए पी, ऊपर ये रहा, साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या होगा? तीसरा, तो ए पी बराबर में ए पी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। ठीक है। कैसे? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो देखो, जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो मुझे देखो 4 नंबर में जो साबित करना है कि एपी जो है बीसी पर, बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है, इस पर समद्विभाजित करता है। तो इसी से हमारा काम बन जाएगा क्योंकि हमने इसको सर्वांगसम दिखाया। तो यहां से हम लोग एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी कर सकते हैं। ए पी बी ए पी सी, यह कोण इस कोण के बराबर। तो ये दो देखो, यह एक रेखा है और इस पे ये बी सी देख रहे हैं, एक रेखाखंड पे ये एक रेखा आई है एक, तो ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, यानी इन दोनों का योग हमें पता है 180 होता है और 180 होता है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं तो ये 90-90 हो जाएंगे, प्रत्येक 90 हो जाएगा। सीपीसीटी से हल ले लेंगे, यह दोनों कोण बराबर हुए सीपीसीटी से और इन दोनों का योग हमें पता है 180 होगा, तो ये 90-90 ही ना होंगे। चलिए अच्छा, एक और सीपीसीटी से हम लोग यहाँ पे बीपी बराबर में सीपी लिख सकते हैं। यह जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ए बी पी और ए सी पी सर्वांगसम है, तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है। तो जब देखो यह इसके बराबर और यह 90-90 होगा, तो इसका मतलब एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है, साबित हो गया। यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए जो आपका एपी है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है। तो हमने ये 4 नंबर बीसी के साथ साथ यहाँ पे साबित कर दिया। अच्छा, अब एक और 3 नंबर बचा कि ये एपी जो है ना एंगल ए और एंगल डी को समद्विभाजित करता है। तो हमने ऊपर यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया है, तो ये एपी एंगल ए को तो समद्विभाजित करता है। हम लोग यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे दिखाए हुए हैं,
BAP CAP के बराबर है। तो ये एंगल ए को तो समद्विभाजित करता है AP। अभी हमें इसको ये दिखाना है कि D को भी समद्विभाजित करेगा, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। तो हमें इस त्रिभुज और इस छोटे वाले दोनों त्रिभुजों को DBP और DCP को सर्वांग सम दिखाना होगा। चलिए तो लेते हैं दोनों त्रिभुजों में, है ना। हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें, 4 नंबर इसी से हो गया है, 4 नंबर इसी में यहाँ लिख देते हैं, ये है 4 नंबर। चलिए 3 नंबर के लिए देखिए, मुझे इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। अच्छा, मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पर कि चूंकि हम लोग ऊपर दिखाए हैं कि एंगल BAP बराबर है एंगल CAP के, हम लोग ऊपर साबित कर चुके थे, ऊपर दिखाए हुए थे, साबित कर चुके हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नहीं, जब यह इसके बराबर है तो यहां पे कह सकते हैं, इसलिए AP एंगल A का समद्विभाजक है। ठीक है, ये AP जो है एंगल A का समद्विभाजक, हमें दिखाना है कि एंगल D का भी समद्विभाजक है। तो लेते हैं त्रिभुज DBP तथा त्रिभुज DCP में, DBP और DCP में। तो हमने देखो यह भुजा इस भुजा के बराबर हमारे पास हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु है। ये हमने अभी ऊपर दिखाया है कि यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, और यहाँ पे ये 90-90 है ही, तो सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, या DP दोनों में उभयनिष्ठ है ही, तो सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। चलिए तो DB बराबर में DC, क्योंकि त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, BP बराबर में CP, ये भी हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो यहां से हमारा DP दोनों में उभयनिष्ठ है, DP बराबर DP उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहां से हमारा त्रिभुज DBP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DCP के, साइड 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, ये दोनों सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BDP बराबर एंगल CDP, CPCT से देख लो, BDP और CDP यह दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये दोनों इक्वल होने का मतलब कि ये इसका समद्विभाजक हुआ, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका AP जो है ना एंगल D का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो देख रहे हैं हमने ऊपर देखा है कि एंगल A का भी समद्विभाजक हो रहा है और यहाँ पे एंगल D का भी समद्विभाजक है। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर कि AP एंगल A तथा एंगल D का समद्विभाजक है, या एंगल A और एंगल D को समद्विभाजित करता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।